Hello learners, how are you all? I welcome you all to my YouTube channel Study with Shruti Gupta। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेन डॉक्यूमेंट्स एंड टर्म्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंटरनल ट्रेड के अंदर यूज़ किए जाते हैं, या वो कौन सी टर्म्स हैं जो इस ट्रेड के अंदर यूज़ की जाती हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड होता है आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है जब आप किसी दूसरी जगह से गुड्स मंगाते हैं, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप गुड्स को मंगा रहे हैं। और एक्सपोर्ट मतलब आप किसी दूसरी जगह पर, दूसरी प्लेस पर गुड्स को भेज रहे हैं, तो वो होता है आपका एक्सपोर्ट। और ये दोनों चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड। ओके, तो इंटरनल ट्रेड क्या हो गया? ट्रेड तो आपको समझ आ गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंटरनल ट्रेड हो गया विद इन अ कंट्री, जब एक ही कंट्री के अंदर अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। क्लियर है आप सभी को इंटरनल ट्रेड का मीनिंग? इसके बाद अब हम देखते हैं मेन डॉक्यूमेंट्स एंड टर्म्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड। अब जब ये ट्रेड होता है, इंटरनल ट्रेड, एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, उस टाइम पर ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं या ऐसे कौन सी टर्म्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है, वो देखेंगे हम पूरा आज इस वीडियो में डिटेल में एक एक करके। तो फर्स्ट है हमारा डेबिट नोट। डेबिट नोट वो लेटर या फिर एक ऐसा नोट होता है जो कि बायर देता है सेलर को। अब वो क्यों देता है वो मैं आपको बताती हूँ। जब एक बायर सामान खरीदता है सेलर से, उसके बाद कोई भी रीज़न से अगर उसको वो सामान वापस करना पड़ जाए तो वो उस सामान को रिटर्न कर देता है। रिटर्न करने के टाइम पर ही बायर ये नोट देता है सेलर को, ये कहकर कि उसके अब जो जिस अमाउंट से उसने वो गुड्स खरीदे थे उस अमाउंट से उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाए। ओके, तो इस टाइम पर वो क्या करता है, गुड्स को रिटर्न कर देता है और बायर देता है सेलर को। इसी तरह भी आगे क्रेडिट नोट भी आएगा। क्रेडिट नोट में जिसका जस्ट अपोजिट है, वो सेलर देता है बायर को और इसी टाइम पर देता है रिटर्न के टाइम पर। तो ये होता है आपका डेबिट नोट, जब बायर देता है सेलर को कोई भी लेटर या ऐसा नोट एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ द गुड्स। इट स्टेट्स दैट ये क्या क्या स्टेट करता है, मतलब ये जो डेबिट नोट है इसके अंदर क्या क्या लिखा होता है। फर्स्ट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, मतलब आपने गुड्स कितने खरीदे थे। रेट एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स, अमाउंट कितनी थी, प्राइस कितना था गुड्स का। एंड द रीजंस फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स, और आप उस गुड्स को वापस क्यों कर रहा है, मतलब बायर उस गुड को वापस क्यों कर रहा है, उसका रीजन ये इस डेबिट नोट के अंदर लिखा होना चाहिए। 2 copies of debit note are prepared. One is sent to the seller and second is kept with the buyer for the future references. अब ये जो डेबिट नोट है इसकी 2 कॉपीज बनाई जाती हैं। सिर्फ एक से काम नहीं चलता, बिकॉज 2 इसलिए बनाई जाती हैं बिकॉज यहाँ पर 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, एक सेलर और एक बायर। तो एक कॉपी रहती है सेलर के पास और दूसरी कॉपी रहती है बायर के पास, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि कभी भी आगे अगर जरूरत पड़ जाए उसकी तो वो वहां पर शो कर सकता है। तो ये है आपका डेबिट नोट। सेकंड आता है आपका क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इज जस्ट अपोजिट ऑफ डेबिट नोट। अब ये वो लेटर या वो नोट होता है जो कि रिटर्न के गुड्स को रिटर्न के टाइम पर कौन देता है, सेलर देता है बायर को। ठीक है, सेलर किसको देगा, बायर को, यानी कि जो सामान बेच रहा है वो इंसान देगा उस इंसान को जिसने सामान खरीदा था। इट इज मेड इन डुप्लीकेट, इसमें भी सेम यही है कि ये 2 रिसिप्ट्स बनाई जाती हैं, 2 नोट्स बनाए जाते हैं। फर्स्ट इज सेंट टू, मतलब वन इज सेंट टू बायर एंड अनदर इज कैप्ट इन द ऑफिस विद द सेलर। एक इसको बायर रखता है एक कॉपी को और सेकेंड कॉपी को रखता है सेलर, ताकि आगे कोई भी काम आ जाए। तो डेबिट और क्रेडिट नोट बेसिकली दोनों ही रिटर्न के टाइम पर दिए जाते हैं। एक दिया जाता है बायर के द्वारा और दूसरा दिया जाता है सेलर के द्वारा। बस ये आपको इसमें ध्यान रखना है। थर्ड है आपका परफॉर्मा इनवॉइस। द स्टेटमेंट और फॉरवर्डिंग लेटर containing the details of goods consigned from consignor to consignee is called the performer invoice। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि
जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं गुड्स के बारे में, A to Z सारी डिटेल्स कि कब मतलब गुड्स कितने क्वांटिटी में खरीदे थे, कितना उसका प्राइस था, सब कुछ। और ये कौन देता है? कंसाइनर टू कंसाइनी, मतलब जो कंसाइनर है वो ये परफॉर्मा इनवॉइस देता है कंसाइनी को। तो इस स्टेटमेंट को बोलते हैं हम परफॉर्मा इनवॉइस। इट गिव्स द पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स कंसाइंड। इसके अंदर गुड्स की क्वालिटी और क्वांटिटी सब कुछ लिखी होती है। एज द कंसाइनमेंट इज नॉट सोल्ड एंड द कंसाइनी इज नॉट द बायर, Therefore, the forwarding letter is sent along with the information। वही चीज इसमें बताई हुई है कि इसमें पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है। ये जो लेटर है ये पूरी इंफॉर्मेशन के साथ भेजा जाता है और इसको हम इंटरिम इनवॉइस भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं इसको? इंटरिम इनवॉइस। ओके, अब हमारा फोर्थ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आता है इनवॉइस। इनवॉइस वो होता है जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, वो आपको एक बिल देता है, ठीक है, उस बिल को हम बोलते हैं इनवॉइस। लेकिन ये कब दिया जाता है? ये सेलर तब देता है जब क्रेडिट परचेज होती है। मींस कोई भी बायर आया, उसने सामान खरीदा है तो वो कैश में नहीं खरीदा, क्रेडिट में खरीदा है, तब इनवॉइस इशू किया जाता है। और इस इनवॉइस के अंदर सेलर का नाम, एड्रेस, पर्टिकुलर्स, कितने गुड्स खरीदे हैं, पेमेंट की टर्म्स क्या थी, कितनी पेमेंट हो गई, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिल और मेमो। इसको बिल और मेमो भी कहा जाता है, किसको? इनवॉइस को। फिफ्थ आता है हमारा लॉरी रिसिप्ट। इसको आप शॉर्ट में LR बोलते हैं। अ रिसिप्ट issued by the road transport company for goods accepted by it for sending from one place to another। अब क्या होता है कि कोई गुड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने हैं थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगर आप थ्रू रोड भेज रहे हैं किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो ये जो रिसिप्ट होती है, एक रिसिप्ट इशू की जाती है और वो कौन इशू करता है? रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी इशू करती है। उस रिसिप्ट को हम बोलते हैं लॉरी रिसिप्ट। ओके, this document is a proof that the goods have been booked for transportation by the concerned transporter। ओके, इसका क्या मतलब है कहने का कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक प्रूफ है कि गुड्स जो बुक किए गए थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अब वो ट्रांसपोर्टर तक पहुंच जाएंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज बिल्टी। इसको हम बिल्टी भी बोलते हैं। लॉरी रिसिप्ट को बिल्टी के नाम से भी जाना जाता है। फॉर रिसीविंग द गुड्स एट द डेस्टिनेशन, द बायर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस लॉरी रिसिप्ट एट द डेस्टिनेशन ब्रांच ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्टर। जहां जिस डेस्टिनेशन होती है वो जगह जहां पर गुड्स को पहुंचाना है, तो डेस्टिनेशन पर जब उसको पहुंचाना है तो वो लॉरी रिसिप्ट का वहां पर मौजूद होना बहुत जरूरी है। उस टाइम चाहे बायर वहां पर हो या नहीं हो, लेकिन वो लॉरी रिसिप्ट जो होती है वो जरूर होनी चाहिए। बायर होगा तो भी वो वहां पर प्रोड्यूस करेगा उस लॉरी रिसिप्ट को, और बायर वहां पर नहीं होगा तो उसके बिहाफ पर कोई और उस लॉरी रिसिप्ट को वहां पर मतलब दिखाएगा उन लोगों को, तभी वो वहां पर डेस्टिनेशन तक गुड्स को छोड़कर जाएंगे। सिक्स्थ आता है हमारा रेलवे रिसिप्ट। अब जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, रेलवे रिसिप्ट मतलब जो हमें रेलवे से मिलती है रिसिप्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई भी गुड्स हमें एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने हैं, लेकिन वो रेलवे के थ्रू पहुंचाने हैं, तब ये रिसिप्ट दी जाती है। ये रेलवेज जो है वही इशू करती है इस रिसिप्ट को। इसको RR बोलते हैं शॉर्ट में। तो RR कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ बुकिंग ऑफ गुड्स, डेस्टिनेशन प्लेसेस, मतलब इसके अंदर डेट और प्लेस ऑफ बुकिंग मतलब कब गुड्स को बुक किया गया था, डेस्टिनेशन प्लेस मतलब कहाँ पर उसको पहुंचाना है, नेम ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, किसने भेजा है और किसके लिए भेजा है वो उसमें लिखा होना चाहिए, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, गुड्स के बारे में सारा लिखा होना चाहिए, क्या क्या गुड्स हैं, कितनी क्वांटिटी में हैं, कितने प्राइस के हैं, वो सारी डिटेल इस रेलवे रिसिप्ट के अंदर लिखी होनी चाहिए। Goods sent by rail are delivered to the consignee or his representative on the production of
रेलवे रिसिप्ट, ये भी सेम लॉरी रिसिप्ट की तरह है कि जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचाना है गुड्स को वहां पर इसका जैसे लॉरी रिसिप्ट का होना बहुत जरूरी था, उसी तरह से रेलवे रिसिप्ट का होना भी बहुत जरूरी है, तभी वहां पर गुड्स जो है वो डेस्टिनेशन पर रियली पहुंच सकेंगे। अब आता है हमारा 7th पॉइंट, दैट इज कैश ऑन डिलीवरी। और ये तो सुन के ही आप सभी को एकदम से आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा। कैश ऑन डिलीवरी वो होता है जब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट कोई भी इस तरह की वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट, जिससे आप शॉपिंग करते हैं और आपने वहाँ पर अपने डेबिट कार्ड से या कोई भी कार्ड से पेमेंट नहीं की है, आप सोचते हैं कि डिलीवरी के टाइम पर ही हम पेमेंट करेंगे जब आपको गुड्स डिलीवर हो जाएंगे। तो जब डिलीवरी के टाइम पर आप कैश पे करते हैं उसको हम बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। If buyer is unable to make payment when the goods or services are delivered, then it will be returned to the seller. जिस टाइम पर गुड्स डिलीवर होते हैं अगर उस टाइम पर बायर पेमेंट नहीं कर पाता किसी भी वजह से, तो वो गुड्स वापस हो जाते हैं सेलर के पास। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना पैसों के वो बायर को दे जाएंगे, अगर बायर के पास उस टाइम पैसे नहीं हैं तो वो अपना गुड्स वापस ले जाएंगे। 8th आता है हमारा फ्री ऑन बोर्ड या फ्री ऑन रेल। फ्री ऑन बोर्ड या फ्री ऑन रेल, इसका क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द बायर इन विच ऑल द एक्सपेंसेस अप टू द पॉइंट ऑफ डिलीवरी टू अ कैरियर, इट मे बी अ शिप, रेल, लॉरी एटसेट्रा, टू बी बोर्न बाय द सेलर। इसमें क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलर और बायर के बीच में, जिसमें जितने भी एक्सपेंसेस हैं A to Z, मतलब सामान जिस जगह से चला है उस जगह को लेकर जहां तक वो पहुंचेगा वो प्लस करियर चार्जेस सब कुछ कौन बॉर्न करेगा? सेलर बॉर्न करेगा। ठीक है। 9th आता है हमारा कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CIF आप इसको बोलते हैं। इट इज द प्राइस ऑफ गुड्स विच इंक्लूड्स नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ गुड्स बट ऑल्सो द इंश्योरेंस एंड फ्रेट चार्जेस पेबल ऑन गुड्स अप टू द डेस्टिनेशन पोर्ट। इसमें क्या होता है, जैसे आपको यहाँ में लिखा हुआ दिख रहा है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। जब हम सामान को पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो कॉस्ट जो है गुड्स की सिर्फ वही कवर नहीं की जाती, इसमें इंश्योरेंस और फ्रेट मतलब जो भी किराया लग रहा है वो सब कुछ इसके अंदर कवर होती है। 10th है हमारा एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड। ये एक टर्म है E&OE। इसमें क्या बोलते हैं, जैसे आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी भूल चूक माफ, ठीक है, तो वही चीज है ये। इसमें क्या, इसमें बस उसी को ही दूसरे फॉर्म में बोला गया है कि ये वो टर्म है जो कि ट्रेड डॉक्यूमेंट्स में यूज की जाती है। इस टर्म का क्या कहना है कि जो भी मिस्टेक्स हुई हैं अब तक किसी भी चीज में, या फिर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी पेमेंट है या कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी एंट्री है जो भूल गए हैं, फॉरगॉट हो गई है, शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, उसको बाद में ध्यान में रखा जाए, अकाउंट में लिया जाए, जो पहले गलती से छूट गई थी। ठीक है, तो ये टोटल 10 टर्म्स हैं आपकी जो कि इंटरनल ट्रेड के अंदर यूज की जाती हैं। शुरू के आपके डॉक्यूमेंट्स थे और लास्ट के ये 2 आपके टर्म्स हैं। इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आपके 11th 12th के एग्जाम में भी, और आपके BCom MCom में भी, और PGT कॉमर्स के एग्जाम में भी। तो टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।